प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3A की, और इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इसके साथ ही डेफिनेशन समझ लिया है, और जो डिमांड शेड्यूल होता है ये भी हमने पढ़ लिया है। और आप लोगों को याद होगा हमने लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़ा था दोस्तों, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिमांड देखा था, और लेक्चर नंबर 4 में हमने बात की थी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की। देखो ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड थी ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं, हम हमारा अगला टॉपिक देखेंगे विच इज लॉ ऑफ डिमांड। ओके, मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड होता है इसको हम पूरा अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। इसी के साथ ही इसके कुछ अजम्पशन भी हैं जो मैं आप लोगों को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करूंगी, और एक्सेप्शन भी हम यहीं पर देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो कैसे पूछा जाता है, जैसे कि आपको कहेगा कि आप ना लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो, और इसी के साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है उसमें कि आप या तो अजम्पशन बताओ या फिर एक्सेप्शन बताओ। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले मान लीजिए लॉ ऑफ डिमांड आपसे एग्जाम में पूछ दिया, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ना उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे। अभी इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, वरना आप सोचोगे पहले बताया नहीं और बताने लगे आंसर कैसे लिखना है। डोंट वरी, मैं बताती हूँ। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, देन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। ओके, क्या करना है दोस्तों, आपको स्टेटमेंट लिखना है, देन जो हमारा टेबल रहेगा, ठीक है, अभी मैं आपको टेबल दिखाती हूँ, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो उसका स्केड्यूल है वो आपको बनाना है। इसके साथ ही इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना दोस्तों वो भी आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, एक्सप्लेनेशन भी लिखिएगा। देन उसके बाद आपको जो कर्व होता है, डिमांड कर्व, वो आपको बनाना पड़ेगा, एंड देन ऑल्सो उसका भी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना काम आपने कर लिया। इस प्रकार से जो आपका लॉ है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अजम्पशन लिखिए, तो फिर आप क्या करेंगे दोस्तों, इसके आगे ना यहाँ पे अजम्पशन लिखेंगे। अगर उन्होंने पूछा कि बच्चे इधर अजम्पशन लिखो तो आप लोग अजम्पशन लिखिएगा, और अगर इन लोगों ने पूछा है एक्सेप्शन लिख करके दिखाओ तो फिर आप क्या लिखेंगे दोस्तों, तो फिर आप एक्सेप्शन लिखेंगे। ठीक है, यानी इसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। देख लो अच्छे से, इस फॉर्मेट को ना फिट कर लो कि हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, आगे पीछे मत करना। चलो भाई देखते हैं हमारा लॉ ऑफ डिमांड। सब लोग तैयार है पढ़ने के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, इसको स्किप करना मत बिल्कुल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है लॉ ऑफ डिमांड। तो चलो, और ये इजी भी है, अगर कुछ हार्ड रहता तो हम छोड़ने का सोचते भी। ये बहुत सिंपल है, आज मैं आपको सिखाती हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे बच्चे। तो इसमें क्या कहा जा रहा है देखिएगा, पहले ये समझिए कि ये जो हमारा इंट्रोडक्शन में क्या होता है, हमें बताया जाता है कि जो लॉ है ना ये किसके द्वारा दिया गया था। जैसे हमने देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वो किसने दिया था बच्चे, याद है आप सभी लोगों को? मैंने पढ़ाया था हमारे चैप्टर नंबर 2 में। तो चलो अब मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, देखती हूँ आपको कितना याद हो रहा है। चलो मुझे बताओ कि जो हमारा लॉ ऑफ DMU है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था। यस एवरीवन, उसका आंसर वो जो भी मतलब जो भी इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, पक्का लिखिएगा। और बाकी उसके बाद उसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने, और उनकी बुक क्या थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में, है ना। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनिशियली किसने इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम आप लोगों को यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हमारे इस मेन कॉन्सेप्ट पे। द लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1819। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो लॉ है इसको फर्स्टली इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जिनकी किताब का नाम क्या था दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, एंड ये पब्लिश्ड कब हुआ था, 1890 में। ठीक है, एंड द लॉ एक्सप्लेन, अब ये जो आपका लॉ है ना दोस्तों ये क्या एक्सप्लेन करता है, तो इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, यानी प्राइस और जो क्वांटिटी डिमांड होती है ना इनके बीच का जो फंक्शनल रिलेशनशिप है। फंक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे एक के बदलने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे हमने देखा था अगर प्राइस में आप चेंजेस करते हो तो डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज होगा भाई। ठीक है, वो हमने देखा था। तो ये इनके बीच में क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप है ना, यानी एक के चेंज होने की वजह से दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। ठीक है, आप सोचिए कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कस्टमर आ जाए और वो ज्यादा डिमांड करने लगे तो जो प्राइस है ना वो मतलब उसमें आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी। यानी इनके बीच में रिलेशन कैसा है भाई, फंक्शनल रिलेशन है। देखो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो डिमांड है ना दोस्तों, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं। मैथमेटिकली हम पढ़ते हैं ना फंक्शन, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी था। अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स लिया है तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं, मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो इसका इंट्रोडक्शन आप लिख लोगे बहुत ही आसान से भाषा में, है ना।
चलो भाई, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसके स्टेटमेंट की। तो बच्चों स्टेटमेंट जो है वो जैसा का तैसा लिखा जाता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट किसी के द्वारा दिया गया है, हम लोगों ने खुद ने नहीं बनाया। तो स्टेटमेंट दिया है, किन्होंने दिया है भाई? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया है। वो क्या कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी देखो क्योंकि ये यहाँ पे बात कर रहे थे, ये जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो प्राइस और क्वांटिटी की ही बात कर रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स को इसने कंसिडर नहीं किया है, बस यहाँ पे बात कर रहा है ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की। ओके, तो ये क्या कहते हैं, ये जो हमारे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल साहब हैं ये कहते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब सारी चीजों को आप कांस्टेंट मान लो, बाकी अब प्राइस और क्वांटिटी के बारे में आप समझिएगा। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा? स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, हायर होती है, देन क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड हमारा स्मॉल हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होता है बच्चे? लोअर होता है, कम होता है, देन क्या होगा? लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, समझिएगा ध्यान से, इन्होंने दूसरी चीजों को क्या माना है? कांस्टेंट माना है, बिकॉज ये लॉ हमें बताता है ओनली फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, तो इसलिए हमने बाकी सारी चीजों को क्या मान लिया है? कांस्टेंट मान लिया है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, विच वॉज गिवन बाई प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, चलो एक बार मैं फटाफट से इसको रीड कर देती हूँ। तो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। अदर वर्ड्स में अगर हम बताएं, मतलब अगर दूसरी भाषा में इसको समझे, यानी इसका और अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझे, तो क्या होगा? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सारी चीजों को हमने कांस्टेंट मान लिया। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस देन डिमांड फॉर इट फॉल्स एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस, थस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। यानी कहने का मतलब क्या है भाई? इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड भैया बोलेंगे मैं तो जा रहा, मैं तो नीचे की तरफ जा रहा। अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड बोलेंगे अरे तू प्राइस नीचे चला गया, चल मैं तो ऊपर जाऊंगा। ठीक है, ऐसे होता है। यानी इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है? तो इनवर्स रिलेशन होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ये देखो यहाँ पे सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट किया गया है, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, वेयर D फॉर डिमांड, X फॉर कमोडिटी, F फॉर फंक्शन, P फॉर प्राइस एंड X फॉर वही कमोडिटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता दोगे। तो क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड देन स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? अभी डायरेक्टली अजम्पशन पे नहीं जाना है, पहले जो इसका स्केड्यूल है ना दोस्तों, वो आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। ये देखो, ये जो है ना डिमांड स्केड्यूल, ये आपको बनाना है एंड देन आपको ये डिमांड कर्व बनाना है, फिर दोनों को एक्सप्लेन करना है और तब जाके आप अजम्पशन लिखना या फिर एक्सेप्शन लिखना, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो आप लिखेंगे। तो चलो मैं भी अभी उसी हिसाब से पढ़ाऊंगी। तो हम चलते हैं डिमांड स्केड्यूल की तरफ। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था डिमांड बढ़ा तो डिमांड नहीं, प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा और प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। सेम चीज इसमें दिखाया गया है। आप अपने मन से ना यहाँ पे मतलब यहाँ पे नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, आपको जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो लिखा है आपको डिट्टो वही लिखना है, बिल्कुल भी नहीं, आप अपने मन से भी नंबर्स ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि डिमांड प्राइस बढ़ा तो डिमांड को कम करना है और प्राइस कम हुआ तो डिमांड को बढ़ाना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो इसमें क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स और यहाँ पर क्या है बच्चों? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज। ओके, तो अगर कमोडिटी एक्स का प्राइस कितना था भाई? 50 रुपया था। कितना था? 50 रुपया। तो फिर डिमांड कितने का कर रहे थे? खाली बस 1 किलो का डिमांड कर रहे थे। और जब इसका प्राइस 50 से घट करके 40 हो गया तब हम डिमांड कर रहे थे 2 किलो का। और जब इसका प्राइस 30 से घटकर कितना हो गया भाई? 40 से घट के 30 हो गया, तो हम लोग कितना डिमांड कर रहे हैं? 3 यूनिट्स का, यानी 3 kgs का डिमांड कर रहे हैं। और जब इसका प्राइस घट करके देखो भाई डिक्रीज होते जा रहा है, अगर ये 10 रुपए हो गया तब हम ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। कितना डिमांड कर रहे हैं? 5 किलो का डिमांड कर रहे हैं। यानी आप क्या देख रहे हो, इनके बीच में कैसा रिलेशन है भाई? इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा और प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ा, है ना? यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल बना देना, यानी इसको हम कहते हैं डिमांड स्केड्यूल। फिर आप क्या करोगे बच्चे? इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना। ये जो भी चीजें आपने यहाँ पे लिखी है ना, उसे ही बस आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं आपको पढ़ करके बता देती हूँ इसमें कैसे लिखा हुआ है और आप ऐसे एक्सप्लेन करना। When price of a commodity X is ₹50, जब 50 था तो इसका क्वांटिटी डिमांड कितना था भाई? 1 था। और जब प्राइस कम हुआ 50 से 40 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड जो है ये क्या हो गया दोस्तों? ये राइज हो गया, है ना? डिमांडेड राइज फ्रॉम 1 to 8 से ये 2 किलो हो गया। और इसी प्रकार से अगर ये 30 होता है तो भाई ये 3 हो जाता है, अगर ये 20 होता है तो ये 4 हो जाता है, और अगर ये 10 हो गया तो फिर ये देखो किस पे आ गया भाई? इस पे आ गया। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेज, यानी प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड जो है वो बढ़ रही है, एंड प्राइस
राइज व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, जब प्राइस बढ़ेगा ना तो इसका जो डिमांड क्वांटिटी है ना दोस्तों, इन्वर्स करके देखना आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, ये कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या बता रहा है, दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी आप बहुत आसानी से कर लोगे। अब हम बात करते हैं बच्चे डिमांड कर्व की। तो डिमांड कर्व किसको देख करके बनाना है, ये जो टेबल दिया है इसी को देख के बनाना है। आप एक्स एक्सिस पर क्या लिखोगे, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे लिखोगे बच्चे प्राइस। इस पे लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइस लिखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब हमारा प्राइस कितना था भाई, 50 रुपया था, तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, खाली बस 1 किलो। तो देखो ये ऐसे गया यहाँ पर आ गया। फिर जब 40 रुपये हुआ ना तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 2 क्वांटिटी का, देखो 2 किलो का। जब 30 हुआ तो हम 3 की डिमांड कर रहे थे, जब 20 हुआ तो 4 की, जब 10 हुआ तो हम लोग 5 की डिमांड कर रहे थे। देख रहे हो आप सभी लोग। और यहाँ से हम ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो डिमांड कर्व यहाँ पे बना है, इसको आप देख सकते हो कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट में ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, यानी कि इस तरफ जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, हमने क्या किया, ये जो टेबल है ना इसी को देख करके यहाँ पर इसका ग्राफ बनाया है। तो इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप बहुत इजीली बना सकते हो। चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होगा कि ये जो एक्स एक्सिस है ना बच्चे, इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस इन रुपीज, ठीक है, ये आप लिख दोगे। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं एज वी कैन सी, है ना, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो डिमांड कर्व है इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ये चीज आप एक्सप्लेन कर देना। एंड देन यहाँ पे लिखना कि द अबव डिमांड कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो ये हो जाएगा। देखो वही सारे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, बाकी मैंने जो आपको बताया वही है, तो आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली बच्चे जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट होता है। इतना आप कर दोगे ना, इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, टेबल मतलब वही स्केड्यूल, उसका एक्सप्लेनेशन, फिर कर्व बनाना, उसका एक्सप्लेनेशन, इतना कर दोगे तो आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन। तो आपसे एग्जाम में बोले कि अजम्पशन लिखो तो अजम्पशन लिखना, एक्सेप्शन पूछे तो एक्सेप्शन लिखना, ठीक है। तो चलो मैं आपको दोनों चीजें पढ़ा देती हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं बच्चे एक्सेप्शन नहीं, पहले अजम्पशन की बात करेंगे। अच्छा, अब ये अजम्पशन क्या होता है, देखो कुछ चीजें जो होती है ना, अगर किसी लॉ को हमें ट्रू साबित करना है, हम चाहते हैं कि वो लॉ जो है वो झूठा साबित ना हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें हमको अज्यूम करनी पड़ेगी। भले ही वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें मानना पड़ेगा। कोई कहेगा ऐसा होता है, हम कहेंगे हाँ भाई हाँ ये होता है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लॉ को सही साबित करना है ना। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने जो लॉ दिया था उसके साथ ही कुछ अजम्पशन भी उन्होंने बताए कि भाई अगर ये लॉ आप चाहते हो कि एप्लीकेबल हो, देन आपको ये सब कुछ तो अज्यूम करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये बात कर रहे थे बस प्राइस और डिमांड की, बाकी सारे फैक्टर्स भी तो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे बात ही नहीं की है उसकी। तो हमें ये सारी चीजें माननी पड़ेंगी कॉन्स्टेंट। ओके जी, चलिए देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट इज कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। यस एवरीवन, अब क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में कि जो इनकम है ना दोस्तों वो हमारे डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन भैया यहाँ पे तो बस प्राइस की बात चल रही थी हमारे लॉ ऑफ डिमांड में। तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि नहीं रुको, आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करना पड़ेगा कि जो आपका लेवल ऑफ इनकम है ना वो क्या है, वो कांस्टेंट ही है, उसमें बढ़ोतरी या फिर गिरावट नहीं हो रही है, तभी जाके ये लॉ जो है वो सही साबित हो पाएगा। तो देखेंगे, if the law of demand is to find to operate, then consumers income should remain constant. If there is a rise in income, people may demand more at a given price, है कि नहीं। मतलब प्राइस भले ही वही रहे, लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है ना किसी इंसान की, तो फिर वो ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को खरीदने लगता है। अब अगर ऐसा हो रहा है ना, तब तो ये लॉ झूठा साबित हो जाएगा। इसलिए पहले ही बोल दिया कि ये तुमको अज्यूम करके चलना है कि इनकम कुछ बदल रहा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बच्चे, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब क्योंकि हमें मालूम है कि अगर पॉपुलेशन में चेंज हुआ तो पक्का जो क्वांटिटी डिमांड है वो चेंज होगा ही, भले उसका प्राइस जितना था उतना पहले है, लेकिन अगर पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में आ जाती है, तो फिर क्वांटिटी डिमांड को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मार्शल साहब ने पहले ही कह दिया कि भैया इसे भी आपको क्या मानना है, कांस्टेंट ही मानना है, बस प्राइस के ऊपर फोकस करो। मैंने बस प्राइस और डिमांड की बात की है, तुम दूसरी चीजों को क्यों देख रहे हो, अगर देख भी रहे हो तो उनको हटाओ, उन्हें आपको मानना पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो इट इज अज्यूम दैट साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड, एनी चेंज इन द साइज एंड कंजम्पशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखो भाई फिर से इन्होंने कह दिया, आप क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं अगर उनके प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी डिमांड है दोस्तों उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पहले ही बोल दिया गया कि भैया इसे भी तुम्हें कांस्टेंट ही अज्यूम करना है कि जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना उनके प्राइस ना घट रहे ना बढ़ रहे, जो प्राइस है बस वही है, वही हमने अज्यूम कर लिया है। ठीक है, सो इट इज अज्यूम दैट प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स remains unchanged. Any change in the price of the substitutes will affect the demand for the commodity. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे, आ जाओ भाई, कितना आगे जा रहे हो, थोड़ा नीचे रहो। हाँ, ये बहुत तेजी से भाग रहा है, रुको, हम कहाँ थे, अजम्पशन पे थे ना, और ये अजम्पशन पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको कौन सा पॉइंट पढ़ा दिया था, थर्ड पॉइंट हो चुका था। अब फोर्थ पॉइंट भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स अनचेंज। फिर से इन्होंने कह दिया कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं उनके प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंजेस होंगे तो कहीं ना कहीं डिमांड जो है वो पक्का इन्फ्लुएंस होगा। जैसे कि अगर मैं फ्यूल के दाम को बढ़ा दूं तो जो कार का डिमांड है ना बच्चे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देख रहे हो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं। इसीलिए पहले ही अज्यूम कर लो कि जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं उनके प्राइस क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट है, वो घटने बढ़ने वाले नहीं है। सो इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन द प्राइस। यस एवरीवन, अगर हमें मालूम पड़ जाता है, कहीं से हमें कानों कान खबर लग गई कि अगले महीने में ना ये आने वाला है, होली का त्यौहार आने वाला है, यानी कि जो आपके सारे सामान है ना वो बहुत महंगे होने वाले, तो हम क्या करेंगे, अभी के अभी मार्केट में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करके आ जाएंगे कि भाई आगे अगले महीने में महंगा होने वाला है, तो चलो हम फटाफट से खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ पे हाँ जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो क्या हुआ था, लोगों को ऐसा लगता था कि आगे भी अगर लॉकडाउन चलेगा तो इसीलिए हम एक काम करते हैं, और लॉकडाउन आया तो चीज़ें क्या होंगी, अचानक से अगर फिर से लॉकडाउन आ गया तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद रहे थे कि एटलीस्ट हमारे पास खाने के लिए तो रहेगा, अगर लॉकडाउन आया तो आने दो, लेकिन खाने का तो हम इंतजाम अपना कर ही लेते हैं। यानी उस टाइम पे उन लोगों ने क्या किया था, ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को खरीदा था। तो ये सारे कुछ कारण हो जाते हैं एक्सपेक्टेशन को लेकर के। तो इसको भी आपको क्या मानना है बच्चे, कॉन्स्टेंट मानना है कि भाई इससे भी आप कांस्टेंट ही मानो, तभी जाके आपका ये जो लॉ है ना ये सही साबित हो पाएगा। हमने कहा ठीक है भाई मान लेंगे, इसमें क्या जाता है। सो इट इज अज्यूम दैट कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन द प्राइस इन नियर फ्यूचर। ठीक है, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि राइज इन प्राइस इन फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा, दे मे डिमांड मोर इन द प्रेजेंट इवन एट एग्जिस्टिंग हाई प्राइस। यानी अगर उसको लगता है ना कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले, तो भले ही अभी का टाइम पे चल रहा हो प्राइस हाई, फिर भी वो खरीदेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि अभी तो खैर मुझे सस्ता दिखाई दे रहा है, क्या पता आगे चल करके और बड़ा हो जाए, मतलब और महंगा ये हो जाए। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होने वाला है, ऐसा लोगों को लग रहा है, तो फिर क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि चलो हम लोग बाद में ही गुड्स को खरीदेंगे। तो अगर सस्ता रहेगा तो भी लोग प्रेजेंट टाइम में नहीं खरीदने वाले। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पे नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, फैशन एक्सेट्रा। मतलब टेस्ट में, हैबिट्स में, प्रेफरेंसेस में, इन्हें भी आपको क्या मानना है, कॉन्स्टेंट ही मानना है। लोगों की जो टेस्ट है, फैशन है, हैबिट है, ये सब कुछ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है तो बस प्राइस में। ठीक है, तो इसको भी आप देख लोगे। नेक्स्ट है यहाँ पे नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में भी आपको मानना है कि गवर्नमेंट भी एकदम आराम से बैठी हुई है। एक्चुअल में तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन बस हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की हमेशा नई नई पॉलिसीज आती रहती है, टैक्सेशन सिस्टम बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको क्या मान लेना है बच्चे, कांस्टेंट ही मान लेना है। ठीक है, समझ में आया ना, तो वो तो आप इजीली एक्सप्लेन कर लोगे। तो ये सारे कुछ अजम्पशन है जो आपको अज्यूम करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपका लॉ ऑफ डिमांड गलत साबित ना हो, तो ये सब कुछ आपको अजम्पशन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे एक्सेप्शन की। अजम्पशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, राइट। सो देयर आर सर्टन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब कुछ एक्सेप्शन है किसके, लॉ ऑफ डिमांड के। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कंज्यूमर बाइज मोर व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस एंड बाय लेस व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स। यानी कहने का मतलब क्या, देखो कहने का मतलब सीधा सा है। एक्सेप्शन यानी क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर ये जो लॉ है ना दोस्तों ये काम नहीं करने वाला। भले ही गुड्स की प्राइस बढ़ते जा रही है, लेकिन फिर भी उसका जो डिमांड है ना अपोजिट चलेगा।
ठीक है, हमेशा हम क्या देख रहे थे कि इसका जो कर्व है वो इस तरफ जाता है, लेकिन एक्सेप्शन के केस में कर्व जो है ना बच्चे वो इस तरफ जाता है। भले ही प्राइस बढ़ रही हो लेकिन डिमांड बढ़ते जाएगी, वो घटने वाली नहीं है। या फिर प्राइस घट रही हो तो डिमांड क्या होगी बच्चे, इट विल ऑल्सो गोइंग टू डाउनवर्ड, यानी कि ये भी क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको बताती हूँ एक एक पॉइंट को, चिंता मत करो। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कैसा होगा जानते हैं आप सभी लोग, देखो ऐसा होगा। जो हमारा डिमांड कर्व है भाई जनरली ऐसे जाता है, लेकिन एक्सेप्शन में ऐसे जाएगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस मान लीजिए बढ़ा, ठीक है, प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ेगी। प्राइस बढ़ करके इतना हो गया, डिमांड ने कहा है मैं भी बढ़ूंगा, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या आप क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे तो पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये कुछ एक्सेप्शन के केसेस हैं। चलो हम एक एक करके सारे एक्सेप्शन के बारे में समझते हैं। फॉलोइंग आर द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, सबसे पहला यहाँ पर है दोस्तों गिफन्स पैराडॉक्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि जो हमारे इंफीरियर गुड्स हैं या फिर लो क्वालिटी के गुड्स हैं, अगर हम उनके प्राइस को क्या करते हैं, कम करते हैं, तो भी जो उसके डिमांड है ना दोस्तों वो बढ़ने वाली नहीं है। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अगर आप प्राइस को कम करोगे तो डिमांड क्या होगी बच्चे, बढ़ जाएगी। अगर आपने प्राइस को बढ़ाया तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन गिफन पैराडॉक्स में ऐसा नहीं होता, यानी जो हमारे लो क्वालिटी के गुड्स हैं अगर हम उनके प्राइस डिक्रीज भी करते हैं तो भी जो उसका डिमांड है ना उसमें आपको कोई चेंजेस देखने मिलेंगे नहीं। एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स। और ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि अगर इसके प्राइस को हम गिराते हैं यानी कम करते हैं तो इसका डिमांड में क्या हो सकता है बच्चे, वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन से केसेस में होगा, तो ये ना इंफीरियर गुड्स यानी लो क्वालिटी के मतलब लो क्वालिटी गुड्स के केस में ऐसा हमें देखने के लिए मिल सकता है कि अगर आपने इसके प्राइस को बढ़ाया तो भी उसके डिमांड में कुछ चेंजेस आने वाले नहीं है। ठीक है, अगर आपने प्राइस को कम कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को, तो यही आपका गिफन पैराडॉक्स होता है। अब इसको गिफन पैराडॉक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दिया गया था इन्हीं के द्वारा, सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड में ना ब्रेड के ऊपर मतलब ये चीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया था। वहां पे क्या हुआ था समझेंगे जरा, एक बार हम इसको फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि वहां के जो लोग थे, अब हुआ क्या देखिएगा, ही नोटेड दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन, यानी जब ब्रेड का जो प्राइस है ना बच्चे वो डिक्लाइन हुआ यानी कि कम हुआ, तब उन्होंने वहां पे नोटिस किया कि जो लोग थे ना, जैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, अगर प्राइस कम हो रहा है तो लोग इसको ज्यादा बाय करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने क्या किया, जो हमारा ब्रेड था ना उसको बाय नहीं किया, बल्कि उसके बदले में वो क्या खाने लगे बच्चे, सुपीरियर गुड्स जैसे कि मीट को कंज्यूम करने लगे। तो यहाँ से इनको समझ में आया, ये रॉबर्ट गिफन को ये सारी बातें समझ में आई। ठीक है, तब जाके इन्होंने ये वाला एक्सप्लेनेशन दिया, तो इसीलिए ये हमारा गिफन पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो चलो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चे प्रेस्टीज गुड्स की। यस एवरीवन, जो हमारा प्रेस्टीज गुड्स होते हैं यानी जो ये स्टेटस वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास लग्जरी कार है तो उसका स्टेटस काफी मतलब सोसाइटी में काफी वो उसका स्टेटस अच्छा होगा, राइट। तो ऐसे जो हमारे गुड्स होते हैं ना, आप इनके प्राइस को बढ़ाओ तो भी इसके डिमांड पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, भले ही आप प्राइस को घटा दो तो भी डिमांड पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके ये प्रेस्टीज गुड्स होते हैं, जैसे कि वही मैंने आपको बताया कार वगैरह। ठीक है, और ये जनरली जो अमीर लोग होते हैं ना दोस्तों, है ना, अमीर लोगों के शौक होते हैं कि हमारे पास तो 2 लाख की 5 लाख की घड़ी होनी चाहिए, तो अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस घड़ी का प्राइस बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, कितना भी होने दो, वो तो खरीदेंगे, ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे और उसी को वो क्या करेंगे दोस्तों, यूज करेंगे। समझ आ रहा है। तो एक्सपेंसिव गुड्स जैसे कि डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है, ये हमारे स्टेटस का सिंबल है ना। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। अगर इनका प्राइस बढ़ा तो भी लोग खरीदेंगे भाई, उनको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, स्पेकुलेशन। यस एवरीवन, स्पेकुलेशन। अब इसमें क्या होता है, स्पेकुलेशन यानी यही होता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन। ठीक है, जनरली क्या होता है कि प्राइस बढ़ा तो हम कहते हैं कि डिमांड कम होगा, प्राइस कम हुआ तो डिमांड कहते हैं बढ़ेगा, लेकिन स्पेकुलेशन के केस में ये उल्टा हो जाता है। अगर लोगों को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो भले ही अभी का प्राइस कम हो फिर भी मतलब प्राइस बढ़ने वाले हैं, लोगों को ऐसा लगेगा तो क्या करेंगे, भले ही प्रेजेंट में प्राइस ज्यादा हो तो भी उस चीज को वो खरीदेंगे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है, स्पेकुलेशन उन लोगों ने किया है कि आगे प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक है, या फिर ऐसा लोगों को महसूस होता है कि भाई
भाई प्राइस ना आगे चल करके घटेगा, 2-3 महीने में घटेगा, तो क्या करेंगे वो कहेंगे थोड़ा सा इंतजार कर लेते, भले ही अभी प्राइस कम चल रहा हो फिर भी नहीं खरीदेंगे, वो सोचेंगे कि मैं 2 महीने के बाद ही खरीदूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी उल्टा केस बन रहा है कि नहीं, तो यही बात हो जाती है। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज स्टिल फर्दर। ठीक है, इन दिस केस ऑल्दो द प्राइस हैव राइजन टुडे कंज्यूमर विल डिमांड मोर इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस। यानी भले ही इस टाइम पे प्राइस ज्यादा चल रहा हो लेकिन उनके दिमाग में बैठ चुका है कि आगे चल करके प्राइस बढ़ने वाला है, तो भी वो क्या करेंगे, तो प्रेजेंट टाइम में ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को बाय करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। एग्जांपल देखिएगा, जैसे प्राइसेस ऑफ ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टेन टू राइज बिफोर दिवाली। यानी ऐसा लगता है ना कि आगे मतलब जब दिवाली का टाइम आएगा ना तो क्या होगा, ये ऑयल हो गया, शुगर हो गया, और भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि हम दिवाली में जो पकवान है वो सारी चीज़ें बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई दिवाली के टाइम पे तो इन सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, तो इससे अच्छा पहले ही खरीद लो। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, वो दिवाली से पहले ही ये सब कुछ, भले ही हाई प्राइस चल रहा हो फिर भी वो चीज़ों को खरीद लेंगे। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि दिवाली में प्राइस बढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पेकुलेशन। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चे प्राइस इल्यूजन की। प्राइस इल्यूजन का मतलब क्या होता है, पढ़ेंगे जरा। देखिए, कंज्यूमर हैव एन प्राइस इल्यूजन, मतलब देखो हमें कहीं ना कहीं आपको लगता होगा, इवन आपको भी ऐसा लगता होगा, जैसे आपको बताती हूँ। ठीक है, सबकी मतलब ये कॉमन सी टेंडेंसी होती है, जैसे अगर कोई सामान सस्ते में मिल रहा है ना तो हमारे दिमाग में एक समय के लिए जरूर ये आता है कि अरे ये इतने सस्ते में क्यों दे रहे हैं, जरूर इसकी क्वालिटी में गड़बड़ होगी, भले ही उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी हो, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये सस्ते में मिल रहा है यानी इसके क्वालिटी में जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। और वही अगर बैड क्वालिटी का प्रोडक्ट भी ज्यादा प्राइस में मिलता है ना तो हमें लगता है वाह इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये क्या है, ये हमारे दिमाग में प्राइस इल्यूजन है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, भले ही वो रियलिटी में ना हो लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है, और इसी कारणवश क्या करते हैं, अगर किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं बच्चे, तो उसकी कम डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है भाई इसकी जरूर इसके क्वालिटी में कुछ ना कुछ तो घपला हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, कंज्यूमर हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर अ बेटर क्वालिटी। है ना, लगता है ना आप लोगों को कि जो टीचर्स नहीं मतलब जिस भी सामान का प्राइस ज्यादा है ये तो अच्छी क्वालिटी का होगा। ठीक है, देयरफॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स टेंड टू इंक्रीज विद अ राइज इन देयर प्राइसेस। फॉर एग्जांपल, जो हमारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, उसके प्राइस भले ही बढ़ जाए फिर भी लोग उसको खरीदेंगे क्योंकि वो ब्रांडेड है ना, उनको लगेगा वाह ये तो अच्छी वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इग्नोरेंस। अब ये इग्नोरेंस क्या है भाई, ये एक और यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का, विच इज इग्नोरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे समटाइम्स हमें मालूम नहीं पड़ता, हम इग्नोर करते प्राइस को, हम एक ही दुकान पे गए और वहां जाकर के हमने सामान ले लिया, यानी उसका प्राइस जो है वो दुकान में ज्यादा था और दूसरे दुकानों में दूसरे जगह पे कम था, लेकिन हमने और जगह देखा नहीं, हमने हर चीज को इग्नोर किया और हम डायरेक्टली एक जगह पे गए और एक जगह से हमने सामान खरीद लिया। तो ये हम क्या कर रहे हैं बच्चे, मतलब इग्नोर ही तो कर रहे हैं, प्राइस कम है उसका एक्चुअल मार्केट में, लेकिन फिर भी हम बस एक ही दुकान में गए और जाकर के सामान ले लिया, तो यहाँ पे हमने प्राइस को इग्नोर किया। तो इसके कारण भी क्या हो सकता है, उल्टा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ डिमांड का। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हाई प्राइस। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी मैं मार्केट में गई, मुझे क्या लेना था, मुझे ये टी शर्ट लेना था, तो मैं डायरेक्टली एक दुकान में गई और मैंने जाकर के ये टी शर्ट को खरीदा। अब मान लेते हैं, ऐसा बस मान लेते हैं कि ये टी शर्ट मुझे कितने का अंकल जी दे रहे थे, 200 कम हो जाएगा ना, कुछ थोड़ा और हाई करते हैं, चलो 300 का दे रहे, तो मैंने वो 300 दिए और ले लिया। फिर उसके बाद जब मैं ये सामान लेकर के आ रही थी तब मैंने देखा दूसरे दुकान पे एकदम डिट्टो यही टी शर्ट वहां पे लगी थी और वो दुकान वाला दे रहा था इसको 200 रुपए का। ठीक है, लेकिन अब तो मैं खरीद चुकी थी तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस इल्यूजन ही तो हुआ, इग्नोरेंस होते हुआ, मतलब इग्नोरेंस ही हुआ ना कि मैंने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया और मैंने इसको खरीद लिया, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दिस मे हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी एट अदर प्लेसेस। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे हैबिचुअल गुड्स, जो आपके हैबिट वाले गुड्स हैं भाई, जैसे कि चाय हो गया, कॉफी हो गया। ठीक है, अब ये तो हमारे हैबिट वाले हैं, आप चाहे इसके प्राइस को कितना भी बढ़ा लो हम तो कम नहीं करेंगे क्योंकि चाय के बिना हमारी सुबह नहीं होती है। तो सर्टेन गुड्स लाइक दीज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज इवन एट अ हायर प्राइस। ठीक है, हाई प्राइस करो लो प्राइस करो, जितना चाहिए हम तो उतना खरीदेंगे। हमको सुबह 1 कप चाय चाहिए, मतलब चाहिए, ठीक है, आप उसका प्राइस आप बढ़ा दो या फिर घटा दो। तो ये है इसके कुछ एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन हमने देखे भाई,
तो 6 देखे ना, आई थिंक 6 देखे। कौन कौन से थे, चलो एक बार देखते हैं। गिफन पैराडॉक्स, इसमें आप इंफीरियर गुड्स के बारे में बता दीजिएगा, लो क्वालिटी गुड्स के बारे में, प्रेस्टीज गुड्स। और सुनो, जब आप ये एक्सप्लेन करोगे ना तो ये चीज को इग्नोर कर सकते हो, ये रॉबर्ट गिफन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर प्रेस्टीज गुड्स, स्पेकुलेशन, प्राइस इल्यूजन, इग्नोरेंस एंड हैबिचुअल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली हमने इस चीज को भी कंप्लीट कर लिया। लॉ ऑफ डिमांड आपका होता है कंप्लीट। कैसे लिखना है आंसर मैंने आपको बताया ही है ना, आपको समझ में भी आया होगा। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, स्केड्यूल, एक्सप्लेनेशन, डिमांड कर्व, फिर एक्सप्लेनेशन एंड देन अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन, ऐसे करके लिख देना एंड आपको फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कोई आपका नंबर नहीं काटने वाला, ठीक है। अगर आप सही से सब कुछ बनाओगे तो बिल्कुल भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, ठीक। अब उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक रह जाता है, तो अभी हमारे 2 टॉपिक्स रह जाते हैं, विच इज वेरिएशंस इन डिमांड एंड नेक्स्ट यहाँ पे रह जाता है दोस्तों चेंजेस इन डिमांड, ठीक है। तो आपको लगेगा ना वेरिएशन और चेंजेस दोनों तो सेम ही है, तो बच्चे यहाँ पे दोनों सेम नहीं होते हैं। वेरिएशन इन डिमांड और चेंजेस इन डिमांड 2 अलग अलग चीजें हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अगले वीडियो में। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 था ना, आई थिंक 5 था। फिर हम लेक्चर नंबर 6 में क्या समझेंगे दोस्तों, ये समझेंगे, ये कहाँ गया, मतलब यही आगे वाला टॉपिक को कवर कर लेंगे और इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सारे वीडियोस देख सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के, मैंने आपको बताया ही है। इसके अलावा आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई कर लो, ये है रेगुलर अपडेट के लिए ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी ऐप का नाम है SK क्लास नाम से, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर। एंड यस एवरीवन, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये रही हमारी ID। ओके, चलो बाय एवरीवन।